एवरीवन वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है डिमांड, और डिमांड के प्रीवियस लेक्चर्स तक हमने डिमांड का फर्स्ट पार्ट दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड जो है वो कंप्लीट कर लिया। थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने कंसेप्ट ऑफ डिमांड, डिमांड का मीनिंग क्या होता है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या, उस पर डिस्कशन किया। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड पर डिस्कशन किया, डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, ये सब डिस्कशन किए थे। प्रीवियस लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कशन किया था अबाउट द डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या मैं कहूं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, वो सारे फैक्टर जो किसी भी गुड या सर्विस की डिमांड के ऊपर इंपैक्ट या इफेक्ट डालते हैं। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड पार्ट दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारी चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। ये लेक्चर हमारा लॉ ऑफ डिमांड का फर्स्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली है क्या, प्लस इस लॉ ऑफ डिमांड के डिफरेंट अजम्पशंस क्या है, और उसके अलावा लॉ ऑफ डिमांड के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्चुअली होते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड। अगर हम इस पूरे टॉपिक के वर्ड्स को बाइफरगेट करें, उस हेडिंग को ध्यान से देखें, तो मेनली हमें यहां पर दो वर्ड्स डेराइव होते हैं। फर्स्ट इज लॉ एंड सेकंड इज व्हाट डिमांड। डिमांड क्या होता है ये तो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड वाला पूरे चैप्टर में हमने इसको डिस्कशन कर लिया है। इन डिटेल आपको समझना है तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उसको फॉलो कर लीजिएगा। ओके, तो डिमांड हमें पता है, फिर भी मैं बता दूं कि डिमांड के तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। एक होता है डिजायर, सेकंड होता है परचेजिंग पावर, और थर्ड होता है विलिंगनेस टू पे। जब इन तीनों को मिला दिया जाए तो फिर बंदे की डिमांड क्रिएट होती है, वो उस स्पेसिफिक कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए, परचेज करने के लिए मार्केट में जाता है। फिर तीन फैक्टर्स मिलते हैं उसको, प्राइस, प्लेस और पीरियड। ये पूरे के पूरे अगर उसके अकॉर्डिंगली, उसके मन माफिक, उसके फेवर में होते हैं तो फिर वो स्पेसिफिक डिमांड को अपनी पूरी कर लेता है, मींस उसको परचेज कर लेता है। जैसे ही प्रोडक्ट को परचेज कर लिया मींस उसकी डिमांड अल्टीमेटली पूरी हो गई। ठीक है, अब इसमें सेकंड वर्ड है लॉ। तो पहले हम लॉ का मीनिंग समझें। तो लॉ जो होते हैं दीज आर द रूल्स, और वी कैन से सिस्टम, और वी कैन से सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, किसी भी एक स्पेसिफिक फेनोमेना, कोई भी वर्क, कोई भी फंक्शन का अगर कोई रूल आपने बना दिया, कोई भी फेनोमेना का अगर एक रूल, एक स्पेसिफिक रूल है, तो वो क्या कहलाएगा? लॉ कहलाएगा। लोगों को उस रूल को फॉलो करना पड़ता है। हाँ, कभी कभी उस रूल में कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, कुछ लोग उस रूल को वायलेट भी कर देते हैं, बट स्टिल जो रूल है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। मींस वो एक सिस्टम है, वो उसी के अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा। तो लॉ मींस रूल्स और द सिस्टम। चलिए, अब हमने पूरा पढ़े लॉ ऑफ डिमांड। इसका मीनिंग ये होगा कि ऐसे रूल्स जो किसी भी स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड को डिफाइन करते हो। ठीक है, ऐसे रूल्स, ऐसा सिस्टम जो किसी भी स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड को एक्चुअली डिफाइन करता है। डिमांड इटसेल्फ इज व्हाट? डिमांड इटसेल्फ इज अ फेनोमेना। तो डिमांड भी एक फेनोमेना है, और उस फेनोमेना को डिफाइन करने वाला रूल जो होगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लॉ ऑफ डिमांड। उसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड। आई होप इट इज क्लियर। अब ये लॉ है क्या? सर ये तो बताइए, क्या रूल है? डिमांड का रूल क्या है ये तो बताएं। भाई हमें पता है डिमांड क्या है, कंज्यूमर क्रिएट करता है। डिमांड कंज्यूमर की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली क्रिएट होती है। मैंने क्या कहा था? ये तीन फैक्टर्स में से दो फैक्टर्स तो प्योरली साइकोलॉजिकल है, डिजायर और विलिंगनेस। अगर इंसान के पास डिजायर है, परचेसिंग पावर है, विलिंगनेस नहीं है, तो वो डिमांड क्रिएट ही नहीं करेगा। पर विलिंगनेस है, परचेसिंग पावर है, लेकिन डिजायर ही नहीं है उसके पास, तो भी डिमांड क्रिएट नहीं होगी। मींस जो है डिजायर दैट इज प्योरली साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। साइकोलॉजी ही जो है होती है इंसान की, वो किसी भी स्पेसिफिक कमोडिटी या सर्विस की डिमांड को अल्टीमेटली क्रिएट करवाती है। तो क्या रूल है, क्या लॉ है इसका? तो देखिए, लॉ जो है वो भी प्योरली साइकोलॉजिकल ही है। वो ये बोलता है दैट प्राइस एंड डिमांड, या मैं ऐसा कहूं, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। When price increases, quantity demanded decreases. When price decreases, quantity demanded increases. ठीक है, क्या बोलता है कि प्राइस, किसी भी कमोडिटी की प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट बोलूं या नेगेटिव प्रोपोर्शनेट बोलूं, ये एक ही बात है। और आपको पता है भाई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये तो आप इतना सारा पढ़ के आए होंगे क्लास 10 तक। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट या नेगेटिव रिलेशनशिप का मीनिंग होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। मींस ये लॉ बोलता है कि अगर आपकी कमोडिटी की या सर्विस की प्राइस बढ़ गई तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। कमोडिटी महंगी होगी तो हम उसकी कम यूनिट को डिमांड करेंगे, कमोडिटी इनकेस अगर सस्ती हो गई तो हम उसकी ज्यादा यूनिट को डिमांड करेंगे।
वाइस वर्सा, ठीक है, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, तो उसका अगर कोरिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू, दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होगा, ठीक है। प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, प्राइस कम हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, ठीक है। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, इसके साथ आपको एक स्पेसिफिक वर्ड लगाना पड़ेगा, दैट इज सेटेरिस पेरिबस। सेटेरिस पेरिबस का मीनिंग होता है कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट, ठीक है। सारे के सारे जो बचे हुए फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर कौन से बचे हुए फैक्टर्स, तो उसका रिप्लाई प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, वो सारे फैक्टर्स जो किसी भी स्पेसिफिक कमोडिटी या सर्विस की डिमांड को इफेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, हमारे सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो उसने बोल दिया कि सारे कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट। अरे कौन से फैक्टर्स है, तो देखिए सबसे पहला फैक्टर, जो जितने भी, पहले मैं सारे फैक्टर्स की बात करूं, कौन सा फैक्टर था, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। ये हमारे 5 फैक्टर्स थे। इसके ये 5 फैक्टर का मीनिंग होता है, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। लेकिन सर लॉ में तो आप सिर्फ एक ही फैक्टर उठा रहे हैं, कौन सा, प्राइस। तो आपने सिर्फ प्राइस की बात की है। क्या बोला है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल फैक्टर ओनली, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बचे कौन से फैक्टर्स, रिलेटेड गुड्स, इसमें 2 जा देते हैं, सब्स्टिट्यूट एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इन सबको हमको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, सेटेरिस पेरिबस। अगर हमने इनको कांस्टेंट नहीं रखा तो हमारी प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये हमें समझ ही नहीं आएगा। ये मैं सेटेरिस पेरिबस से पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सेटेरिस पेरिबस का मीनिंग क्या होता है। फिर से एक बार बताता हूं, सेटेरिस पेरिबस का मीनिंग होता है कीपिंग द फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रखा जा रहा है साहब, प्रैक्टिकली तो कांस्टेंट नहीं होते, नहीं हो, बट राइट नाउ वी आर स्टडीइंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं। और जब स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसी एक एलिमेंट का, किसी भी एक फैक्टर का हमारे स्पेसिफिक फेनोमेना के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। एंड राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर हम प्राइस की बात कर रहे हैं और प्राइस का इंपैक्ट देखना है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज होता है, तो हमको बाकी के फैक्टर्स को कांस्टेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने इनको कांस्टेंट नहीं माना और अगर प्राइस के साथ कोई और फैक्टर अगर चेंज हो गया तो नेचुरली आपका लॉ ऑफ डिमांड वायलेट हो जाएगा, मींस लॉ ऑफ डिमांड चेंज हो जाएगा और आप हमको उठाकर बोलेंगे कि सर ये लॉ ऑफ डिमांड सही नहीं है। तो इसीलिए प्रिकॉशनरी पहले ही बोल दिया गया है दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, सेटेरिस पेरिबस। या आप उसको ऐसा लिख सकते हैं कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी के सारे फैक्टर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। यह हमारा लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला कि भाई प्राइस अगर बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है एंड वाइस वर्सा, प्राइस कम हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। बट सेटेरिस पेरिबस मींस बाकी के सारे फैक्टर्स को हमको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। कांस्टेंट नहीं रखा तो आपको इंपैक्ट समझ में नहीं आएगा। सेटेरिस पेरिबस का डिटेल्ड लेक्चर है, प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड बताता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक। अब देखिए इस लॉ ऑफ डिमांड के मैंने आपको बार बार बोला, इससे पहले भी जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स हुए हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि इकोनॉमिक्स का कोई भी लॉ जो होगा वो कुछ सर्टेन अजम्पशंस के ऊपर ही ट्रू होल्ड होगा। अगर वो असम्पशंस नहीं होंगे तो आप उसको ट्रू होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करें अबाउट द असम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, सारे असम्पशंस के बारे में। और देखिए बहुत इजी है, ये असम्पशंस जो हैं आपको उसकी डेफिनेशन में ही मिल रहा है। मैंने क्या बोला, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। कौन से फैक्टर्स हैं साहब, तो बोले प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इसमें प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड व्हाट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। ये सारी चीज आ गई।
अब देखिए इसके असम्पशन भी यहीं से बन जाएंगे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, आप क्या करेंगे, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, चाहे वो सब्स्टिट्यूट हो चाहे कॉम्प्लीमेंट्री हो, उसके अंदर कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज एक्चुअली उसके अंदर नहीं आएगा, उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मींस आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर बाय चांस मैं पेप्सी की प्राइस की बात कर रहा हूं, पीएक्स, और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड की, तो कोक जो इसका सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, उसकी प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, कोक की प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगी, क्योंकि हम रिलेशनशिप देख रहे हैं बिटवीन व्हाट, प्राइस ऑफ द पेप्सी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द पेप्सी इटसेल्फ। हम पेप्सी की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आता है अगर पेप्सी की प्राइसेस में चेंज आ जाता है, लेकिन इसके लिए हमको उसका जो भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है और जितने भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है उनकी प्राइसेस को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। प्रैक्टिकली चेंज होता हो तो हो, बट अभी हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो यहां पर हमको मानना पड़ेगा कि भाई उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस क्या है, कांस्टेंट रहेगी। यह भी मानना पड़ेगा कि इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, पेप्सी किसकी बनेगी, आप पेप्सी और कोक किससे बनती है, प्योरली शुगर है। ठीक है, तो शुगर की प्राइसेस भी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। अगर शुगर बहुत महंगी होना स्टार्ट हो जाती है तो भाई हो सकता है इसकी प्राइसेस अल्टीमेटली बढ़ जाए। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट गुड्स जो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, दोज आर सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री विच आर यूज्ड टुगेदर विद ईच अदर, तो ये एक दूसरे के साथ में चलते हैं। टी और शुगर की बात कर ले आप, शुगर महंगी होगी तो नेचुरली मार्केट में बिकने वाली जो चाय की कटिंग होती है वो भी अल्टीमेटली महंगी हो जाएगी। तो माना ये जाएगा, पहला फैक्टर ये होगा कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स वेदर इट इज कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट, इट शुड रिमेन्स कांस्टेंट, मींस उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, तभी जाकर आपका ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये ट्रू होल्ड होगा। ठीक है, सेकंड हो गया हमारा, देखिए मैंने क्या कहा, यहीं से हमको उठाना है। सेकंड फैक्टर क्या है, वाई, इनकम। तो भाई सबसे फर्स्ट ये था, सेकंड इज देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूं कि इनकम और जो डिमांड है उसके अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, बट यहां पर हम इनकम का इंपैक्ट नहीं देख रहे, हम यहां पर प्राइस का इंपैक्ट देख रहे हैं। तो जब हम प्राइस की बात कर रहे हैं तो इनकम को हमको कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनकम बढ़ेगी तो सेम प्राइस के ऊपर हम क्या करेंगे, ज्यादा डिमांड अल्टीमेटली करेंगे। तो हमको यह भी मानना पड़ेगा कि जो कंज्यूमर गुड्स को परचेस करने जा रहा है उसकी इनकम क्या होना चाहिए, इट शुड रिमेन कांस्टेंट, उसकी इनकम के अंदर कोई चेंज एक्चुअली नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा तो आपका ये लॉ ऑफ डिमांड जो माना जाएगा ट्रू होल्ड होगा। फाइन, थर्ड पॉइंट है हमारा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स सेम। ठीक है, हैंड राइटिंग को थोड़ा एक्सक्यूज कर दीजिएगा, बट स्टिल पॉइंट आप समझे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम। टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड को चेंज कर देता है। तो बेसिकली हमको ये एक अजम्पशन लेके चलना है कि उसका टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो भी अल्टीमेटली चेंज नहीं होना चाहिए, जिस स्पेसिफिक डिमांड को वो पसंद करता है वही वो एक्चुअली लेकर के चलेगा। ठीक, फाइन। हमारा फोर्थ पॉइंट है, कमोडिटी शुड बी द नॉर्मल गुड्स। हम किसके बारे में बात करेंगे, नॉर्मल गुड्स की। और मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका था, दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक नॉर्मल गुड्स होता है और एक इंफीरियर गुड्स होता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स में तो लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इंफीरियर गुड्स और इनकम में बेसिकली डायरेक्ट रिलेशनशिप बेसिकली इसमें होती है। एनीवे, अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, तो हम सिर्फ ये माने कि जो भी प्रोडक्ट हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर हम लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई कर रहे हैं, इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, तो दैट शुड बी अ नॉर्मल गुड। इंफीरियर गुड्स नहीं होना चाहिए, ऑस्टेंटेशन गुड्स नहीं होना चाहिए, लग्जरी गुड्स नहीं होना चाहिए, वो आपके अपने आप में एक इंफीरियर गुड्स होना चाहिए। और इसका फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है, ऑल गुड्स शुड बी होमोजीनियस। ऑल गुड्स शुड बी होमोजीनियस का मीनिंग होता है कि जो चीजों की आप डिमांड कर रहे हैं उनके सारे स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए।
ठीक, फाइन। तो हमारे पास मैंने आपसे क्या कहा कि आपको अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड आते हैं तो उसका अजम्पशंस भी आपको आते होंगे। क्या करना है आपको? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स विल रिमेन सेम, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विल रिमेन कांस्टेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर डू नॉट चेंज, ठीक है, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्राइस इन फ्यूचर, देयर इज नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और दो ये बढ़ा दें, नॉर्मल गुड्स होना चाहिए और सारी की सारी गुड्स अल्टीमेटली होमोजीनियस होना चाहिए। तो ये हमारे टोटल कुछ 5-6 assumptions थे जिन assumptions पर आपका लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली ट्रू होल्ड होता है। अब देखिए हमारे लॉ और ये सॉरी assumptions के बाद हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनको अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, लॉ ऑफ डिमांड के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप अच्छे से अपने माइंड में रखिएगा। यहीं से आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स में क्लियर करूंगा। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। एनीवे ये तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं कि भाई लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। इट स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। के प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। यह इफेक्ट बताता है कि प्राइस के चेंज होने से आपकी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर अल्टीमेटली क्या चेंजेस एक्चुअली आते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या है? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप इफ प्राइस increases quantity demanded will decreases and vice versa, price decreases quantity demanded will ultimately increase. Second point है it is qualitative, ठीक है, क्वालिटेटिव एंड नॉट क्वांटिटेटिव। देखिए ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये सिर्फ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को शो करता है। ये शो करता है कि अगर साहब आपने प्राइसेस को चेंज किया तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी, बस इतना इंडिकेट करेगा। ये कितने मैग्नीट्यूड से चेंज होगी, कितनी वैल्यू से चेंज होगी, ये कभी भी आपको कोई भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताएगा। इसका तो इंपैक्ट प्योरली कंज्यूमर की साइकोलॉजी के ऊपर है, और वो कितना चेंज हुआ दैट वी विल मेजर इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे। लॉ कभी ये नहीं बोलता कि भाई अगर बाय चांस ये चेंज हुआ तो इसके अंदर कितना चेंज आएगा, ज्यादा भी आ सकता है, कम भी चेंज आ सकता है। मींस ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट शो करता है कि हाँ चेंज होगा, ठीक है ना, लेकिन वो ये मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा कि कितने से चेंज होगा, कितना चेंज होगा। नंबर्स के ऊपर कभी आप बात नहीं कर सकते, फिगर्स के ऊपर आप बात नहीं कर सकते। लॉ बोलता है चेंज होगा, दैट्स इट, बात खत्म होगी, चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का मीनिंग होगा प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप में कोई प्रोपोर्शन नहीं होता। प्रोपोर्शन नहीं होता का मीनिंग मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी है और ये क्वांटिटी डिमांडेड, अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, ये तो हमने लॉ में पढ़ लिया। बट अगर मान ले प्राइस 10% से इंक्रीज हुई तो क्या ये जरूरी है कि क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% से डिक्रीज होगी? तो ऐसा नहीं है। इट मे बी पॉसिबल कि प्राइस आपकी 10% से इंक्रीज हो और क्वांटिटी डिमांडेड एग्जैक्टली 10% से डिक्रीज हो, पॉसिबल है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस आपकी 10% से इंक्रीज हो और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो मोर देन 10% से इंक्रीज हो जाए, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये 10% से इंक्रीज हो और ये सिर्फ 8%, 6%, 5%, 2% से इंक्रीज हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये 10% से इंक्रीज हो और इसमें कोई चेंज नहीं आए। बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज हैं जब कभी कभी चेंज नहीं आता यूजुअली, बट हम इसको नॉर्मली इससे बात नहीं करते। हम अभी के लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि भाई चेंज होगा। तो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है। आप कभी ये नहीं बोल सकते कि अगर 10% से प्राइस चेंज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% से चेंज होगी। वो 10% से ज्यादा से भी हो सकती है और अल्टीमेटली कम से भी हो सकती है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि चेंज हो ही ना। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको अपने कंसेप्ट में रखिएगा कि लॉ ऑफ डिमांड इज सिंगल साइडेड। ठीक है, सिंगल साइडेड का मीनिंग होगा हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और हम यहां पर पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एन आर्टिकल। हम ये देख रहे हैं कि अगर प्राइस में चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज होगा। उल्टा कभी मत पढ़िएगा इसको कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा तो प्राइस में क्या चेंज होगा। वहां भी चेंज होता है, लेकिन वो प्राइस थ्योरम कहलाती है और यहां पर हम डिमांड थ्योरी पढ़ रहे हैं।
अगर हमने ऐसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि क्वांटिटी डिमांडेड के इंक्रीज होने से प्राइसेस भी अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाती हैं, तो ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं होगा। हम उल्टा सिंगल साइडेड पढ़ेंगे इसको हमेशा। हम ये देखेंगे कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या चेंज हो रहा है, ये नहीं देखेंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड के चेंज होने से प्राइस पर अल्टीमेटली क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वो तो दूसरी ही थ्योरी है, वो प्राइसिंग थ्योरी हो जाएगी, अलग पढ़ेंगे उसको। प्राइस डिटर्मिनेशन आगे चैप्टर आएगा हमारा लास्ट वाला। इट मींस अगर हमें लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है तो लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ क्या करेगा, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पे इंपैक्ट बताएगा, आपके उस स्पेसिफिक कमोडिटी की प्राइसेस के चेंज होने से। ये बात बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अक्सर इसमें जैसे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई एक चेंज होगा तो दूसरा बदल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। प्राइस चेंज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। यह बात आपको स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगी उसके अंदर कि एक से दूसरा नहीं, डिमांड से प्राइस के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये दूसरा प्राइसिंग थ्योरी का है, प्राइसिंग थ्योरम का पार्ट है। हमें यहां पर लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या चेंज हुआ, ना कि ये कि क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होने से प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। फाइन, तो ये हमारे साहब लॉ ऑफ डिमांड था, और उसमें फिर हमने अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़े और साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़े। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज अकेडमी। थैंक यू।